जाने से कबल इसने चंद एक रस्मी फ़िक्रे रिकॉर्ड करके इसे रिकॉर्डिंग का टाइम निकाल दिया। ऐन वक्त पर होने वाले हया का फ़ोन बज उठा। मुझे देखना चाहता था कोई मेजर अहमद के सामान भी है या नहीं, मगर इसने आदतन के मुताबिक पूरी बात सुने बगैर ही छिड़क कर फ़ोन बंद कर दिया। मेजर अहमद को पसंद नहीं करती, वो जान गया था। फिर इसे वो गाड़ी वाला लड़का याद आया तो लगता था वाकई जहाँ से रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। शायद मेजर अहमद के सामने अपने शोहर का जिक्र सिर्फ धमकी के तौर पर कर रही थी ताकि वो इसे तंग न करे। जब वो जाने लगी तो उसने वही कहा जो कहना चाहता था। शायद इसकी बददुआ सुनकर रुक गई। फिर वो चबूतरे की दीवार के अकब में जा खड़ा हुआ। तब भी वैसे उम्मीद थी कि वो मुड़कर जरूर आएगी, देख लेंगे वो कौन है क्यों है। मगर जरा सी रुकी, मुड़कर देखा और फिर वापस आगे बढ़ गई। इसका ज़हन वाज़ी तौर पर कहीं और उलझा हुआ था। जहाँ का काम नहीं हो सका, मजीद यहाँ ठहरना बेकार था। इसको वापस चले जाना था। 15 जनवरी को इसने फ्लाइट थी। इसके पास अब सिर्फ एक ही दिन था, सिर्फ और सिर्फ एक दिन अपने दिल को मुतमईन करने के लिए एक आखिरी कोशिश करना। मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए इनसे बात कर लूँगा, वरना मुझे यकीन है कि अब तुम खुद भी नहीं चाहते कि वो रुक जाए। अगर ऐसा होता तो तुम इसके लिए मौसर तरीका अपनाते, इनके पेपर वर्क में मसला करवाते, इनके वालिदैन को किसी तरह अप्रोच करके इन्हें बाज रखने का कहते। मगर तुम भी जो कर रहे हो इसलिए नहीं कि तुम इसको रोकना रोक सको, बल्कि इसलिए ताकि तुम हर दूसरे दिन इनसे मिलने या इनको देखने का मौका पैदा कर लो। तुम्हारा दिल कहता है कि तुम ये रिश्ता निभाओ और ये कि वो ज़रूर तुर्की आए ताकि तुम इसको बेहतर तौर पर जान सको। मगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मामू के खिलाफ जो अनाज बढ़ा है वो तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ने में रुकसाता है। तुम खुद को कंफर्टेबल जान कन्फ्यूज हो जाती है कि तुम्हें क्या करना है। मगर कभी कभी इंसान को खुद से सच बोल लेना चाहिए, इससे बहुत सी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। हमाद की बातें नजरअंदाज कर रहा था। अभी वो इसी बात पर कायम था कि वो अपनी बीवी को अपने करीब तर्क में नहीं देखना चाहता, चूंकि अब इसकी रवानगी का हुक्म मिल चुका था। वो कल दोपहर में इसकी फ्लाइट थी, सो वो आखिरी कोशिश आज के दिन करना चाहता था। हमाद को आज अपनी अम्मी और बहन के एनी के साथ शॉपिंग में जाना था। वो लोग इसकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ जहाँ अपने अपार्टमेंट में बेकिंग कर रहा था, साथ में वो अपने ड्रेस का स्टेशन जरूर चेक करता था। सुबह वो डिप्लोमेटिंग गोल में थी। फिर पिंडी चली गई। शायद इसने वहां से कुछ उठाना होगा, क्योंकि फिर वो वापस आई चली गई। और अभी वो दोपहर पूरी तरह से नहीं छाई थी जब ये जहां ने इसे FI7 की तरफ जाते थे। कल रात भी उस जना सुपर में थी, सो आज भी वह शायद वहां जा रही थी। इस लड़की को शॉपिंग का बहुत शौक है। पर हारिस ने हमारे से बात की तो वो लोग F3 में जा रहे थे, मगर चूंकि हया से बात करने के लिए राजी था इसलिए जहां सुपर चलाया। हमाद इससे सबको एक इतफाकी मुलाकात की तरह प्लान करना चाहता था, चूंकि ये तय था कि वो इसे मेजर अहमद होने के तासर दे। इसलिए ये गलत लगा था कि जो शख्स अपनी बदसूरती के बायस पहले इसके सामने नहीं आ रहा था, अब शबा मुलाकात और राजी होगा। अपनी जॉब में मकसद ऐसे इतफाकी मौका पैदा करते थे, इसलिए नज़दीक वो लोग अहमद थे जो मौके मिलने का इंतजार करते थे। मौके पे ढूंढने नहीं पैदा किए जाते हैं। एक एक बहुत मासूम से इत्तेफाक वो एक ही दुकान में इससे टकरा जाता है। वो यकीनन इसका आधा जुल्सा चेहरा देख कर चुनती है। एन पर एनी इसे अहमद भाई कहकर बुलाती है। एनी को पहले ही समझा चुका था कि आज वो इसे मार्केट में अहमद भाई कहकर पुकारेगी, क्योंकि वो किसी को ये तासुर देना चाहता था कि इसका नाम फवाद नहीं अहमद है। एनी अपने भाई का मशहूर हरकतें की आती थी। वो शान चलाकर राजी होगी, जो भी था अपने भाई की मदद करके इसे हमेशा खुशी होती थी। मैं फैमिली के साथ मार्केट में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप किस शॉप में जाएंगी। हमाद ने वहाँ से इसे फ़ोन किया। वो इस वक्त अपनी बैग पैक कर रहा था। वो जो सीधा बैंक वाला प्लाजा है इसमें जहाँ एक खाली चबूतरा सा बना है वहाँ। हाँ, मगर फिर वो कोई बुक फेयर लगा हुआ है, वो खाली नहीं है। इसके आसपास कोई कपड़ों या जूतों की ऐसी शॉप है जिस पर सेल लगी है। वो सोच के इसने अपने दिनों में एक चीज़ अंदाजा किया था, वो लड़की कपड़े और जूतों की बहुत शौकीन है। हाँ, आगे एक जगह सेल लगी है तो वहाँ जाओ और इधर उधर जरूर आएगी। और बहुत वो सुख से बोले। वो कपड़े तय करते हुए फिर वैसी टच पर सोचने लगे, क्या वाकई चाहता था क्यों ना जाए, या फिर इसकी पल पर खबर रखने का बहाना ढूंढ रहा था। जहाँ तुम क्यों, इसने खुद को सरकश किया। पूरा घंटा नहीं गुजरा था जब हमाद का दोबारा फोन आया। वो लैपटॉप सामने रखे कुछ टाइप कर हमाद का नंबर देखकर एकदम इसका दिल बहुत उदास हो। यकीन हमाद ने इससे बात कर ली होगी, वो तुर्की नहीं आ रही। इसने काल में सुल गया। अच्छी बेइज्जती करवाई है आज तुमने मेरी। हमाद एकदम शुरू हुआ। जहाँ सीधा बैठा था तो उससे में से मलामत की जा रहा था। मेरी भाई हुआ क्या है, भाभी ने मुझे पहचान लिया। इन्होंने पूरी शॉप में सबके सामने एलानिया बताया कि मैं पिंकी बना सड़क पर गदगरी कर रहा था। लाने थे मुझ पर और लाने थे इस दिन पर जब मैं तुम्हारी मदद के लिए करने का सोचा। इसने इसने कैसे पहचाना? जब इसके मुंह पर स्लेश गिरा था तब भी इसे झटका लगा था, और अब भी ऐसे ही झटका लगा था। मेरे हाथ पर जो निशान है और उंगलियों पर जो इन्होंने इस दिन जख्म दिए थे, अब वे इनमें से इन्होंने पहचान लिया और मेरी फैमिली के सामने अच्छी खासी मेरी बेइज्जती कर डाली। तो तुमने इससे बात नहीं की? नहीं,
میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا، میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہاں شاپنگ کی تھی اور ہمیں جانتا تھا، بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا تھا۔ مگر غصے سے بولتے بولتے ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے انہی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کے گھر پکارے۔ اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام نہ ہی کرتا۔ جہاں مجھ سے بول لو خیر ہے، مگر خود سے جھوٹ نہ بولو۔ سچ دل سے تسلیم کر لو کہ تم اس کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ اب تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا استنبول ضرور آئے، اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو۔ ویسے بھی اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہے آپ کی۔ اس کی آخری بات اور بے اختیار ہنس دیا۔ حماد ٹھیک کہتا ہے، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کرنی تھی اور اس کی ترکی آنے سے پریشان تھا مگر ناخوش نہیں۔ اس نے ملاحظہ سے سچ بول ہی لیا۔ وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پر حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا، کسی بھی وہ لڑکی بھی وہ جو سلمان ماموں کی بیٹی، مگر اسے ایسا نہیں سوچنا۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں تو پھر اس کے خلاف دل میں اناد کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو جہاں کوئی اس کے لڑکے کی گاڑی میں بیٹھا یا آتا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر کر لے گی۔ وہ اب مطمئن تھا۔ آفس میں نیم اندھیرا تھا، کھڑکیوں کے باہر شام اتر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یک تک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے، اب سوکھ چکے تھے۔ کہیں بس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی مگر وہ اس جان متوجہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہم کلام تھا۔ بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا۔ فاروق تو بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اس سے جانتی تھی مگر آج جب اس نے ویڈیو کھلتے ہی جہاں کو وہ اڈے کے سفید محل میں موجود عبد الرحمن پاشا کے کمرے کے کمپیوٹر کے چیئر پر بیٹھے دیکھا تو اسے لگا وہ اس شخص کو نہیں پہچانتی اور اس ویڈیو میں آر پی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ مگر جیسے جیسے سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑتے گئے۔ پہلے اسے شاک لگا، پھر غصہ چڑھا، پھر مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہن مقابلے کی چال پر مات کھا جانے کے چڑھتا ہے، اور پھر اسی جگہ دکھ نے لے لی۔ پہلی دفعہ سے احساس ہوا کہ جب تک انسان دوسری کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیوز کو وہیں روکا، ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جہاں نے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا جس کے چہرے پر حیا نے کافی الٹ دی تھی، اور اس کا وہ غریب سا ریسٹورنٹ آنر جہاں وہی عبد الرحمن پاشا تھا۔ عاشق اور بحار کا عبد الرحمن پاشا، تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پر اس نے کافی الٹ دی تھی؟ وہ جس کو اس نے جہاں کے ساتھ انٹری میں دیکھا تھا۔ مگر ایک منٹ، اس نے دونوں کمرے کو انگلیوں سے دباتے ہوئے کہا، اچھا اس کو کس نے کہا تھا کہ عبد الرحمن؟ کسی نے کہا۔ اس نے آنے کے ساتھ تصویریں دیکھی، از حد نو فرض کر لیا کہ وہی عبد الرحمن ہوگا۔ تب ہی تو وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، وہ اصلی بیٹا، گمشدہ بیٹا جو عرصہ پہلے اللہ دار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہاں وہی تو تھا ان کا گمشدہ بیٹا۔ تب ہی تو اس کی تصویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوتی تھی، پاشا مسٹر پاشا اسی نام سے تو جہاں سے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا۔ جب اس نے ان باتیں سنی تو عبد الرحمن پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے اٹھا کر میز پر فون رکھے تھا۔ ابا کی سیکرٹری کے کہا کہ سماج ڈسٹرب کرے، مگر کوئی سنے تو اس جی میں ولی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں، میں انہیں بھیج دیں۔ اس نے ناگواری جیسے اٹھی لہر کو دبایا، کہا فون رکھا۔ صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کی کردار جہاں کی نظر میں مشکوک ہو کر گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے۔ اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈیوائس واپس ڈبی میں ڈالے۔ باقی ویڈیو گھر جا کر دیکھے گی، ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی۔ وقت کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے۔ دروازہ کھلا، فرید ڈمے ڈنگ اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لبوں پر استریہ مسکراہٹ اٹھ گئی تھی۔ وہ کرسی پر ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پر انگلیوں پر جمائے اسے آتا دیکھتے، کیسی ہیں آپ میڈم؟ ایم ڈی اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ بتائیں کیا کام تھا؟ ہوش لے جمہوری رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی، کیا سوچتا ہوگا جہاں اس کے بارے میں کل بورڈ آف ڈائریکٹری کی میٹنگ ہے، ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں۔ وہ تپاد دینے والے انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ میز سے پیپر ویٹ سائڈ اٹھا کر انگلی گھمانے لگا۔ کیسی قرارداد؟ اس نے خط مکان لہجے کو نارمل رکھنے کی صحیح کی۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر سارے ڈائریکٹرز مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد قرارداد، تو ایم ڈی کو ہٹانا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ شاید ولید نے تازہ کمپنی لا پڑا تھا اور ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا۔ کل آپ اس آفس کے باہر ہوں گی؟ چچی مجھے افسوس ہو رہا ہے مگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو۔ آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں، ادھر نہیں۔ وہ اب بھی بہت لب بیجے سے دیکھتی رہی۔ آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں، ہر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔
मैं यही बताने आया था। इधर फातिहा अंदाज में के कोर्ट चले गए। बैठे इसने उंगली से एकदम इसे इतने तखमत शाज ने कहा कि बेहतर अगले ही पल वापस बैठा। आप मेरी बात सुने। यहाँ दोनों मुठ्ठियाँ मेज पर रखी। कुर्सी को आगे को मैंने मंगलवार रोज हेड आर्बिट्रेटर को आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली थी। सुनना चाहेंगे? वलीद के चेहरे के तासर नाकाबिल फेम हो गए। इसने सवाल बुरे उठाए। कौन सी गुफ्तगू? अनजान बनना आपको फायदा नहीं देगा। मैं जानती हूँ कि आप स्टेट सेंटर के प्रोजेक्ट प्लान में आपके कहने पर आर्टिकेट ने गड़बड़ की थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया था इसके मालिक ने आपके गहरे राब्ते हैं। ये सारी बात की आपकी की गई है। मेरे पास सबूत है। वह कह रही थी जवरीद के लफ्ज के रूबरू तन के। ऑडियो किस चीज़ का सबूत कभी नहीं हो सकती मादम मुझे कोर्ट में किसी को कुछ नहीं दिखाना। मुझे सिर्फ अपने अब्बा को सब बताना है। वैसे भी वो अब ठीक हो रहे हैं। इसी हफ्ते दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आज जब मैं घर जाकर इनको आपकी असलियत बताऊंगी तो वो अपनी बेटी को हर बात फौरन मान लेंगे। हमारी कंपनी लॉ के मुताबिक अगर ऐसा ट्रेंड साबित हो जाए तो न सिर्फ आपके शेयर फ्रीज हो सकते हैं बल्कि अब्बा को तो आप जानते ही हैं वो अपने साथ दगा करने वालों को यूं ही नहीं छोड़ते। सड़क पर ला के लेकर आएंगे आपको। वलीद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो गुस्से से राय। मैंने कंपनी के साथ कोई दगा नहीं किया। अगर तुमने अपने अब्बा को कोई उल्टी सीधी बात बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने मुस्कुराकर सर उठाकर वलीद को देखा। किसी से तो वो भी डरता था। मैं देख लूंगा तुम्हें। एक शोला बार निगाह इस पर डालकर मुड़ा और तेज से चलता बाहर निकल गया। इस आदमी को समझाने के लिए वो इसके साथ बैठी थी और इसकी इस हरकत ने इसे जहाँ के नजर में मशकूक बना दिया। जब जहाँ इसे मिलेगा तो वो सब पहले ही बात क्लियर कर देगी। जहाँ वो एकदम चूंकि ये वीडियो इसने लाकर से एक माह कबल निकाली थी और ये सारी बातें तो पुरानी हो गई थी तो वो अभी कहाँ था। पिंकी ने बजल बॉक्स से सतमाते हुए कहा था कि जब तक वो इसे खोल पाएगी तब तक वो शायद इस दुनिया में ना रहे। नहीं वो यूं ही कह रहा होगा। इसने सर झटका। जब हाँ को ढूंढ लेगी उसे कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगा। इसने फोन में वायरस सुबह से साइलेंट पर था। अम्मा की कहीं मिस कॉल में सजाई पड़े थे। इसे मैसेज खोला कह रही थी कि इन्हें अब्बा की गाड़ी ड्राइवर चाहिए इसलिए इन्होंने ऑफिस फोन करके दोनों मंगवा ली थी। अब एक और पैगाम इन्होंने बताई कि जफर को इस गाड़ी के साथ भेज रही हैं और इसे घर ले आएगा। बस कार भेज देकर जफर वापस जाने का कह देती। जरूरी था कि अब्बा अब्बा का मुलाजम भी उधार लेने का एहसान ले। इसे हुआ गुफ्तगू। बहरहाल इसने सर झटका फोन बुक में आशा के नंबर का घर का नंबर डाल कर कोई जवाब नहीं किया। फिर से हलीमा आंटी का नंबर यकीनी से होटल ग्रैंड का नंबर ले सकती जहाँ वो होगा। आलू अदर से मगर बारीक सी आवाज खुश हैरत हैरत का जन्नत का बहारे में वो हया बोल रही हूँ। और हया तुम कहाँ चली गई थी? वजह से बहुत उदास लगी थी। मैं घर आ गई थी मगर तुम मुझे पता चला कि तुम लोग मुल्क छोड़ कर चले गए थे। सब चले गए हैं मैं नहीं की। मैं अकेली रह गई जैसे आंसू हुए थे। कह रही थी आशे भी नहीं है आना भी नहीं है सब चले गए। अब्दुलरहमान वो कहाँ है? इसकी आवाज में नशरी। वो सुबह आया था मुझे इतना सारा डांट कर किया है। इसने कहा कि वो जा रहा है और यह भी कि वो अब मुझसे मिलने नहीं आएगा। किधर किधर क्या है? वो एकदम से बहुत से आंसू उसके पल हो गए और पार हो गए। मुझे नहीं पता मगर वो जैसे ठहरी। इसने कहा था कि इसने तुम्हें आने से पहले कुछ दिन पहले बता दिया था कि किधर जाएगा। तुम्हें पता है या नहीं? वो हैरान हुई। इसने मुझे नहीं बताया। आंखों में इसके आगे आज अगर साफ मगर तुम फिक्र मत कर। बहारे में अगले हफ्ते तुर्की आऊंगी ना। मुझे अपनी क्लिनिक्स करवानी है तब मैं तुमसे मिलकर इसे ढूंढ लेंगे। हम इसे ढूंढ लेंगे। तुम मेरे आने का तक वहाँ होगी ना? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। वजह से सारे जमाने से खफ हो रही थी। इसने फोन बंद कर दी। कितनी ही देर वो सर डेस्क पर रखे आंखें मूंद बन रही। इसके जहन में सिर्फ एक ही बार में उसको जहाँ ने इसे जाने से कबल नहीं बताया था वो कहाँ जा रहा है। फिर इसने बहारे कैसे क्यों कहा? ये वीडियो तो पुरानी थी जबकि बहारे के ने जाने से कबल दिन के अल्फाज इस्तेमाल किए। कब बताया जहाँ ने इसे? जब वो अपनी चीजें समेट कर उठी तो जहन उलझा हुआ था। शाम ढल चुके थे। सब जा चुके थे। वो शायद अकेली रह गई। जब वो लिफ्ट में दाखिल होने लगे ताया फरकान भी साथ ही दाखिल हुए। आप अभी तक यही हैं? वो इनको देखकर जरा हैरान हुई। हूँ कुछ कागजात लेने आया था। उसी सर्द में लहजे में बोले। तनाव और बर्फ की दीवार अभी तक बीच में हार थी। इसे फिर से अम्मा पर गुस्सा आया कि क्या जरूरत थी जफर को बुलाने की। गाड़ी छोड़कर चला जाता खुद ड्राइवर करके आ जाती। इसने इनका हिस्सा लेना जरूरी हो। जहाँ इसने कब बताया किधर जा रहा है? लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो इसने पीछे हट कर ताया का रास्ता दिया। निकल गए तो रोसी उलझती हुई चलती बाहर आ गई। जहाँ ने कब बताया झूले पर इस रात या अस्पताल में जब वो दोनों बकवास थे या आसरा मरी। वलीद पता नहीं कहाँ से सामने आया। हया बेहतियार एक कदम पीछे हुई। लाई भी हारी थी सवाई शीशे के दरवाजे के साथ खड़े गार्ड के जो
इन्हीं को देख रहे थे। क्या है, अगर तुमने सलमान अंकल से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। उंगली उठाकर चबा चबा कर बोला तो उसे तनबीह करा। दहिया ने कोफर से ऐसे देखा, ये धमकी किसी और को दो, मैं जा रही हूँ घर में और अब्बा को सब साफ साफ बता दूंगी। कर लो जो करना है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर इसने एक तरफ से निकला जहाँ आगे बड़ी वलीद कुछ किए बिना तैसे इसका इसकी दाएं तरफ से गुजर कर बाहर निकल गया। वो गार्ड को मामूल की हिदायत देने के बाद बाहर सीढ़ी उतरने लगी। बाहर आसमान नीलाहट से भरा सही से बढ़ता जा रहा था। वो अब भी जहाँ के बारे में सोच रही थी, इसने कब बताया था इसे कि कहाँ जा रहा है। उसी में उतर कर अब एक तरफ से पहले पार्क की एरिया की तरफ बढ़ रही थी, गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी। इस सब पहुंचने के लिए इसे चंद कदम अब लंबी चौड़ी रोश वटर को जाना था। वो बहुत गायब दिमागी से कदम उठा रही थी। अगर जहाँ कह रहा था कि उसने हाँ बताया तो उसने बताया होगा। सीधी तरह तो कोई बात नहीं कहता है, इसकी हर बात पहली होती है। हर इसने कब बताया। और रोश में चलते हुए इसने ज़हन पर जोर डालने की कोशिश की। कहीं दूर इससे कोई पुकार दे रहा था, तो इसका नाम पुकार बार बार रही थी। वो इतनी उलझी थी कि इसने सुन ही नहीं पाते। रोशनी इसकी पीछे से आ रही थी, साथ ही टायर की आवाज़ एकदम जैसे कि इसी हाथ से जाकर चुन पड़ी। वलीद की गाड़ी थी, वो तेज रफ्तारी से इस रोश पर चला रहा था इसके ऊपर चढ़ने के लिए। वलीद रुको, इसके लबों से एक राहत तक ना निकल सकी। सांस रुका और साथ ही एक पूरा वजूद शल हो गया। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। तेज हेडलाइट से इतनी करीब थी कि इसने अपने बचाव के लिए सिर्फ अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे। दूसरी ही लम्हे जोर की टक्कर ने से सड़क को दूसरी तरफ लड़खा दिया। गाड़ी जन करके आगे बढ़ गई। बाप नंबर होटल ग्रैंड के बलाई मंजिल से इसे परतश पावर ऑफिस में परफ्यूम की खुशबू के साथ सिगरेट की महक भी फैली थी। वो राइडिंग चेयर पर बैठा लैपटॉप पर होटल के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। तकरीबन बड़ा एक्स्ट्रा सिगरेट से आधा भले टुकड़ों और राख से भर चुका था। इसकी वाहिद बुरी आदत थी जिसे वो बहुत चाह कर भी नहीं छोड़ता था। इसकी गैर वजूदी में होटल उस्मान शबीर देखते थे और एक अच्छे और ईमानदार भी थे। इनका बेटा सफ़ीर भी होटल में काम करता था, लेकिन जहाँ की कोशिश होती वो इस लड़के को एडमिनिस्ट्रेशन के मामले से दूर रखे। सफ़ीर कदरे गैर जिम्मेदार और फितरी लालची वाक़ई हुआ था। उस्मान शबीर कल पाकिस्तान जा रहे थे, सो इनकी गैर मौजूदगी में इसे सफ़ीर को ज़रा खींच के रखना था। कल जा रहा है उस्मान शबीर पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट्स देखते थे ही वो एकदम चुका। उस्मान शबीर कल पाकिस्तान जा रहे थे और उनकी वापसी भी जल्द ही मुल्तकी थी। क्या वो इन तारीखों में वापस आएंगे जब पाकिस्तान से दोस्त की जिन या सलमान खतीजा राना इस्तांबुल आएंगी। कुछ देर वसी स्टेज पर सोचता रहा। फिर सेल फोन उठाकर देखा कि ईमेल बॉक्स पर लगे क्लून की बाइस अब इसे मिलती रही थी। इसने आज की ईमेल चेक की तो ताज़ा तरीन मिली। इसके टिकट कॉपी ट्रेनिंग फार्म से था। ड्रोम अपार्टमेंट के लिए हयाना पुर करके भेजा था। इसे ये मील पर मिली थी। वो स्त्रीवाद की बात पढ़ नहीं सकता। पढ़ी तो बेहतियात चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब करती हूँ, सब जिगरेलू हूँ मैं। पागल लड़की, क्या क्या लिख कर सिपांची वालों को भेज रही है इन्हें। बाकी अब इसे ख्वार किस्म की लड़कियों के साथ रूम देना था। इसने इसी मुस्कुराहट के साथ सर झटका फिर टिकट वाली मील चेक की। 5 फरवरी को इन दोनों लड़कियों ने फ्लाइट करना था। अभी इसमें पूरे 2 हफ्ते थे। अब क्या करने का चाहिए इसको। बलाखिर इस फेस पे पहुंच गए। इसने फ़ोन उठाया, उस्मान साहब को स्टेशन मिलाई। आलो उस्मान बे, आपने वापस कब आना है। बाना तमीद किसने वक्त बाद ये काम की। बिला वजह की तमीदें तो इसे नफरत थी। 15-20 दिन तक क्यों 15-20 दिन। 8 फरवरी की फ़्लाइट है, आप हिसाब लगा लें। तकरीबन वजह से खुद भी गिनने लगा था। क्या आप इतिहाद एयरलाइन की 5 फरवरी की फ़्लाइट ले सकते हैं। असल में छोटा सा मसला है। मेरी एक दोस्त की बहन अपनी फ्रेंड के साथ इस्तांबुल आ रही है। फिर इससे मुतसर अल्फाज में इसको समझाया कि इनके दरमियान कुछ फैमिली क्लैश है और उसके बारे में फिक्रमंद है कि पहले दफ़ा इस्तांबुल आने की पेश नज़र इनको यहाँ कोई मसला ना हो। तो वो चाहता है कि उस्मान शबीर इनसे अपना तारफ़ करवा दे ताकि अगर कभी मसला मुश्किल हो इससे रब्ता करे तो वो फ़ौरन अब्दुर्रहमान को बताए। लेकिन जाहिर है इसका नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए था। सख्त किस्म का एक वो एक्शन हो मतवक़ा तौर पर उस्मान शबीर ने फ़ौरन हम वाली क्यों रखती है। अब पहले से ज़्यादा मुतमईन था। पता नहीं वो कब इससे और मम्मी से रब्ता करती। इस दौरान इसको कहीं कोई मसला न हो। इसकी बीवी थी, इसकी जिम्मेदारी अगर जान भी ले कि उस्मान शबीर अब्दुर्रहमान पाशा के कहने पर सब कर रहा है, तब भी वो ये सब नहीं जान सकती कि अब्दुर्रहमान पाशा कौन था। जान भी वो कैसे सकती थी। अब्दुर्रहमान पाशा ये दोनों हबीब पाशा की पहली बीवी की औलाद थी। अब्दुर्रहमान पाशा, अब्दुर्रहीम पाशा दोनों हबीब पाशा की पहली औलाद थी। जब हबीब पाशा एक दरमियानी दर्जे के बाहर थी बिजनेसमैन थे। वो कुछ वजूहात की बना पर पहली बीवी और 2 बेटों को छोड़कर कई बरस कबल इस्तांबुल आ गए थे। तुर्की में इन्होंने अम्मत अल्लाह नामी खातून से शादी की थी और फिर वहीं होकर रह गए थे। उन दोनों का एक ही बेटा था, तैयब पाशा अल मारूफ पाशा बे। अरबी और उर्दू के नाम जिनके आखिर में बे आता था, तुर्क ज़बान में वहाँ से हटाकर पे लगाया जाता था। अरब को अरब, ज़ैद की ज़े, तैयब को तैयब लिखते हैं। मगर हम
اسے طیب لکھتے ہیں، بوک اڈے میں امت اللہ کا خاندان گھر عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا، تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر انا طویل کے ایک گاؤں چلی گئی جہاں ان کے رشتے دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا، کئی برس وہ گھر بند رہا۔ پھر طیب حبیب جوانی کی دہلیز عبور کرتے ہی فکر معاش کی طرز الادار شہزادوں کے جزیرے پر آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بوک اڈے رہنے لگا۔ دور الطینی کے چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ الدار میں کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ بیٹے کے پاس بوک اڈا چلی آئے، مگر طیب اللہ نے ایسا کوئی کبھی نہ ہونے دیا۔ اس کی ماں اس کی کمزوری تھی اور اس سے بہت عزیز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو معلوم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔ ترک ڈرگ اسمگلنگ مافیا ایک مثال آپ تھی۔ برطانیہ میں جانی جانے والی 80% ڈرگز ترکی کے راستے سے آتی تھی۔ البتہ الدار مافیا برطانیہ کے طرز کا مافیا نہیں تھا۔ الدار مافیا فریز، مضبوط اور منظم طریقے سے ایک علاقے میں کام کرتی تھی، لوگوں کی منظم فوج کی طرح درجہ بدرجہ اس عہدے پر فائز تھے۔ اس طرح مافیا فیملیز کو ٹریک کرنا اور پکڑنا پولیس کے لیے آسان ہوتا تھا۔ اگر الاتاوائی ارسلین فیملی کی کسی ممبر کو کچھ بھی ہو جائے، فیملی وہیں رہتی ہے اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ ترک مافیا ایسا نہیں ہے، وہ روس کے قریب ہونے کے باعث روسی مافیا کی طرح کام کرتے ہیں۔ روسی فیملیز ایک علاقے میں اٹھتی ہیں، کچھ عرصہ وہاں واردات کرتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، کچھ عرصہ بعد چہروں کے نقاب بدل کر دوسرے کسی علاقے میں اٹھتی ہیں اور یوں ان کا کام جاری رہتا ہے۔ پولیس کا ان پر ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ الاتاویہ مافیا کی طرح وہ قدیم طرز کے جرائم میں نہیں ہے، بلکہ ہر جدید جرائم جیسے سائبر کرائم، جعلی کمپنیاں، کریڈٹ کارڈ فراڈ، اسمگلنگ وغیرہ میں ملوث ہوتی ہیں۔ یونان سے ترکی، ایران کے راستے ایشیائی ملکوں میں بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پر اسلحہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ بعد میں یہی اسلحہ دہشت گردی کی واردات میں استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ ممالک کی ایجنسیوں کے قابل ایجنٹس ان فیملیز کے فلیٹٹ کر کے ان کا اعتماد جیت کر ان کی شپمنٹس کی مینجری کیا کرتے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کون سا آدمی اصل مافیا فیملی ممبر ہے یا کسی دوسرے ملک کا جاسوس۔ طیب حبیب نے اپنی مافیا فیملی میں جگہ بنا لینے کے بعد دولت تو بہت کمائی، ساحل کے کنارے ایک اونچا سا ہوٹل بھی کھڑا کیا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت روپیوں کے زوبوں خالی کے بعد لکشی کو اپنے قریب پاتے ہیں تو اپنے ماضی اور احساس غمزدگی چھپانے کے لیے کسی جدی پشتی رئیس کا خول چڑھا لیتے ہیں، بلکہ خول چڑھانے کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ فیشن خریدا جا سکتا ہے مگر اسٹائل نہیں۔ طیب حبیب بھی کوئے وحش کے درمیان پھنس گیا تھا۔ زندگی کے ایک لمبا عرصہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ گزارنے کے باعث ذہنی طور پر وہ آج بھی اسی کلاس میں تھا۔ باؤ تاؤ کر کے خریدار کرنے والا، کسی ڈھابے نما ہوٹل کی شیف کے ساتھ بیٹھ کر ملکی حالات پر تبصرہ کرنے والا، خود بھی وہ ہوٹل میں اپنے پاور آف کے بجائے کچن میں پایا جاتا تھا۔ ہوٹل کو اس کے کبھی اپنی مافیا سرگرمیوں میں مرکز نہیں بنایا تھا، وہ وہاں ایک شریف آدمی کے طور پر جاتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کے باعث ورکرز اس سے خاصا بتکلیف تھے۔ یہاں پر آ کے اس نے مصنوعی ہال میں داڑیں پڑنے لگی تھی، تب ہی اس نے خود کو پاشا بے کہلانا شروع کر دیا۔ ترکی میں عموماً بے پہلے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، جبکہ الادار میں آخری نام سر نیم کے ساتھ مسٹر گلایا جاتا ہے۔ خود پسندی تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر طیب حبیب کبھی نہیں جان سکا کہ انسان کا قد اپنی نام یا لقب کی وجہ سے نہیں بلکہ حراک اور کارکردگی کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ طیب حبیب اپنی مافیا فیملی میں ایک عرصہ بطور فیملی ممبر کام کرتا رہا، مگر پھر زیادہ پیسے کے لیے جہاں کی ایجنسی سے ڈیلنگ شروع کر دی، جہاں بہت جلد وہ ان کے مہرے کے طور پر کام کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کو اپنے سوتیلے بھائی کی حیثیت سے متعارف کروایا، عبدالرحمن پاشا، جو واقعی اس کے سوتیلے بھائی کا نام تھا۔ جہاں سکندر نے یہ نام استعمال کر کے بہت جلد طیب حبیب کی فیملی میں اپنا مقام بنا لیا۔ فیملی سے مراد اس کا خاندان نہیں، اس کا مافیا گروہ تھا۔ وہ چونکہ یہ الاتاویہ مافیا نہیں اور اس کے نہیں تھے، سو اسی روسی مافیا میں اپنی جگہ بنانا مشکل ثابت ہے۔ پیشہ اس دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے کاریڈور میڈل خلق ہوتا تھا۔ زندگی اور خوشی کے علاوہ اس چیز سے خریدی جا سکتی ہے۔ طیب حبیب و عبدالرحمن پاشا ایک ڈیل کے تحت بھائیوں کی طرح کام کرنے لگے تھے۔ طیب اسے اپنی ماں سے ملوانے بھی لے گیا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک سادہ لوح عورت کو اپنے نرم رویے اور محبت بھرے انداز سے کیسے موم کرنا ہے۔ امت اللہ اس کے بارے میں بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کا دوست ہے، اور اس نے ان کے بیٹے کی جان بچائی ہے، جس کے باعث وہ اس کی احسان مند تھی۔ چونکہ وہ کڑے میں نہیں رہتی تھی، اس لیے طیب حبیب کو یہ سب بنانا بہت میں آ رہی ہوتی تھی۔ وہ سب سے جھوٹ بول سکتا مگر آنے سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ حبیب پاشا کے انتقال پر ان کے دونوں بیٹے انڈیا سے یہاں آئے تھے۔ پہلے
दरमियान कितने बरस गुजर गए, आने को इनकी शक्लें और रंग भी अच्छी तरह याद था। ये जानती थी अब्दुर्रहमान इनके छोर का बेटा नहीं, मगर जब इनका बेटा बेजिद था कि अपने दोस्त को अपने भाई के तौर पर मुतरफ करवाना है, इसका फ़ायदा है, तो वो इसकी बातों निभाने के लिए राज़ी हो गई। वैसे भी अब्दुर्रहमान ऐसा बेटा था जिसे वो तैयब हबीब को बनाना चाहती थी। इनके इक़दार, तहज़ीब, अखलाक, फ़र्ज़ हर अशय आने के लिए फ़ख्र का बाइस थी। काफ़ी अरसे इन दोनों ने एक साथ वो अकेडमी में काम किया। अलबत्ता तैयब हबीब ये नहीं चाहता था कि अब्दुर्रहमान पाशा ट्रिपल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। एल्दार में अपना नाम बनाने के लिए इसे तुर्क खुफिया एजेंसी की मदद चाहिए थी, ताकि गिरफ्तारी की तलवार सर पर लटका बंद हो जाए। बदले में वो माफिया की मालूमात तुर्कों को देता था, और अगर इससे तुर्कों की कोई खबर मिलती तो माफिया तक पहुंचा देता था। यूं वो एक खालिस ट्रेल एजेंट था जो सिर्फ एजेंसी के लिए वफादार था। ताश की पत्तों का घर इसने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। उसे मालूम था जिस दिन ये पत्ते जरे फूंक से उड़ेंगे, इस रोज अपनी जान बचाने के लिए तुर्कों और माफिया दोनों में से भाग रहा होगा। मगर फिर खतरात के बगैर भी कोई जिंदगी होती है। इस नामहसूस अंदाज में तैयब हबीब के होटल ग्रैंड में अमल दखल शुरू कर दिया। तैयब बरकास शख्सियत मालत वर्क से खास फासला रखने वाला बास था। इससे पेश कीमती सूट, खुशबू, पत्थरों वाली अंगूठियां तो बजाय सोने की लगती थी। वो ग्लासेस हर शे तैयब से मुख्तलिफ और परफेक्ट हुआ करती थी। पाकिस्तान से इजाज़त थी कि वो चाहे तो यहाँ शादी कर सकते हैं। वतन वासी पर उसकी पाकिस्तानी शोहरत दी जाएगी, मगर वो इस पर निज पर नहीं सोचा करता था। फिर एक रोज तैयब हबीब अचानक से यूनान गिरफ्तार हो गया। इसमें जहाँ का कोई कसूर नहीं था। हाँ, वो तैयब को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। इसके बॉस ने कहा दिया को खामोशी से अपना काम करे और तैयब को इसके हाल पर छोड़ दे। इसने कभी छोड़ दिया, अपनी मर्जी से इस काम में वो नहीं चला सकता था। तैयब ने कहीं दफे से पैगाम भेजा को इसके लिए कुछ करे, मगर इसने अनसुनी कर दिया। अलबत्ता एक बार जहाँ ने इसकी मानी, और ये थी कि इसकी माँ को कुछ खबर ना हो कि वो जेल में है। इसने सब कह दिया कि वो खुद भी लाइलम है कि पाशा कहाँ है। इस काम में इसका हाथ हो सकता है। आना कभी ऐसा तस्वर भी नहीं कर सकती थी। वह गवाह थी कि अब्दुर्रहमान पाशा बे से मोहब्बत करता था और इस पानी की तरह पैसा बहाता था। इसको मालूम था कि इसके बेटे के होटल को तरक्की सिर्फ और सिर्फ अब्दुर्रहमान के तजर्बे और सरमाए की वजह से मिली है। और भला कैसे इस पे शक कर सकती थी। बस वो उदास थी, बहुत परेशानी लगी थी। उनके लिए दुखी था, मगर इसे हुक्म नहीं था कि वो छोड़ छाड़ कर पाशा बे के लिए यूनान चला जाए। फिर गर्द नौहा में हर जगह इसने कहना शुरू कर दिया कि पाशा बे काम के बायस यूनान मुंतकिल हो गया है। एक रफ्तारी ज़ईफ़ राज रही है। सो इसकी बात से समझ थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तैयब हबीब पाशा के जाने के बाद इसने होटल का कंट्रोल संभाल लिया। पहले इसने मुलाजमीन को काबू किया। कोई लोग लालच या खौफ से ही काबू होते हैं। इस तरह इससे काम निकलवाया जाता है। जिसको वो लालच देकर वफादार बना सकता था, इसको वैसे बनाया। और फिर हर वर्कर की जिंदगी से वर्क छानने, ताकि जब कभी टेढ़ापन करे तो इसकी रस्सी खींच सके। वो होटल ग्रैंड का बिलाशुबा शिरकत गैर मालिक था, और इसने अलादार में ही अपनी एक शर्त बना ली थी। और फिर तब आने के साथ दो लड़कियां आ गई। वो मतल्ला हबीब के रिश्तेदार की पोतियां थी, और इनके माँ बाप एक खास्ते में इंतकाल कर गए थे। गाँव में आने का वाहिद रिश्तेदार कराना था। माँ बाप के इंतकाल के बाद इनका अकेले गाँव में रहना का कोई जवाब ना था, तो मतल्ला इनको अपने साथ ले आई। जहाँ को आज भी वो दिन याद था जब वो पहली दफा इन लड़कियों से मिला। आने ने इनको फोन पर बताया था कि इन बच्चियों को साथ ला रही हैं, और इस वक्त होटल में थी। जब वो घर पहुंचा तो शॉप अंदर दाखिल होते हुए वो लाउंज में बैठी दो लड़कियों को देखने लगा। एक स्कार्फ में लिपटी बड़ी लड़की थी और दूसरी घुंघराले पौनी वाली छोटी बच्ची। वो बच्ची पानी पीकर गिलास रख रही थी। जब इसने बड़ी लड़की को तासुब से नफी में सर हिलाकर कहते सुना, बाहर एक गुल पानी पीकर अल्लाह को शुक्र अदा करते हैं। याद है हमारा जो चूजा जो अपनी कटोरी से पानी चूंज में लेने के बाद गर्दन उठाकर आसमान को देखकर पहले शुक्र अदा करता था, और फिर गर्दन झुकाकर दूसरा गुण पीता था। छोटी बच्ची ने इससे भी ज्यादा तासुब से पेशानी पर हाथ मारा, मगर आशिक गुल वो तो गर्दन इसलिए योजन करता था कि पानी इसके हल्के से नीचे उतर जाए। मगर मुझे बाबा ने खुद बताया था, ऐसे जैसे अपनी बड़ी बहन की कम इमली पर अफसोस हुआ हो। तुम नहीं सुधरोगी। बड़ी लड़की गिलास उठाकर किचन की तरफ चल पड़ी। वो जो लाबी के दरवाजे के ओन में खड़ा था बाहर निकलकर सामने आया। किसी मुकीम एजेंट के लिए कोर्ट फैमिली में किसी नए फर्द का इजाफा होना खुश शाहीन बात नहीं होती थी। वो भी इनके आने से खुश नहीं था। छोटी बच्ची ने आहट बना कर चूम कर इसकी जन्म देखा, फिर बेहतियार इसकी जूतों को, इसकी बुरी सब्ज आंखों में हैरत उभरी। वो वाकई गांव की लड़कियां थी, जिनको मालूम था कि इस्तांबुल के हाई रेट गरम में जूते पहनकर दाखिल होते हैं। मरहबा, क्या तुम आने के बेटे हो? अगली इले में हैरत फैलाई ऐसे दिलचस्पी तो देखती सामने आ खड़ी हूँ। तो तुम
वो गर्दन जरा जगह का है, नन्ही सी लड़की को देख रहा था। मैं बहारी गुल हूँ, आना तवील की बहारी गुल, तुम्हारा मतलब गुल बहार। इसने सवालिया ओवरू किया। तुर्की में कभी भी गुल और बहार को बहारी गुल कहकर नहीं मनाते थे, बल्कि गुल बहार का मरकब बनाया जाता था। नहीं, मैं बहारी गुल हूँ, ये ईरानी नाम है और इसका मतलब है गुलाब के फल पर आई बहार। पता है ये मेरा नाम क्यों है? क्यों? मेरी माँ का नाम आया गुल था, यानी चांद का फूल। मेरी नानी का नाम गुंचा गुल था और बहन का नाम आयशा गुल, यानी हमारे जिंदा रहने वाला गुल। इसने बहुत समझदारी से किसी रट्टे रटाए सबक की तरह अपने नाम की वजह तस्मिया इंसान की इशाद महूज आवाज करने के लिए रखा गया था। बहुत दिलचस्प। रुकी के सारे फूल तो आपके खानदान में ही है। तुम्हारे बाबा का नाम क्या होगा? शायद गोभी का फूल। वो जरा मुस्कुराहट दबाकर बोला तो बहारी की आंखें हैरत से वाह हुई। फिर देखते ही देखते इनमें शरारत की जमूरी मुस्कुराहट नहीं, इनका नाम गफरान था। बहार बोली। इसी पर इसकी बहन किचन से बाहर है। जल्दी से नाखून काट लो, नाखून लंबे बिल्लियों के अच्छे लगते हैं, लड़कियों को नहीं। फिर इस पर निगाह पड़ी तो संजीदगी से मरहबा कहकर आगे निकल गई। बहार गुल ने अफसोस से अपनी बहन को जाते देखा, फिर इसकी तरफ चेहरा कर बहुत ज़ारदारी से बताया, बुरा मत मानना, मेरी बहन आधी पागल है। और शाहिद बहुत से बाद बहुत जोर से हंसा था। इस दिन इसकी छोटी सी शरारत और जहनी सी लड़की से एक वाबस्तगी सी पैदा हो गई थी। उसकी हर बात नहीं हंसा था, ना ही बहुत ज्यादा तबीयत तकलीफ होता, मगर इस बच्ची को जैसे वो पसंद आ गया था। वो स्टडी में काम पर बैठक कर रहा होता तो वो दबे पाँव आकर इसके करीब बैठ जाती थी। सुबह होटल जाने के लिए तैयार होता तो वो भी इसके जूते पॉलिश करके ला कर दे देती। तो कभी गिलास साफ करके एक बाद में इसे मालूम होता वो काम आशा करती है और या राधा में मगर मजाल है जो बहार गुल ने कभी किसी और को क्रेडिट लेने दिया हो। अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ, जरा बागी तबरीक की मालिक थी। आशा ऐसी नहीं थी। वो कम बोलने वाली, धीमी और संजीदा मिजाज की थी, एक फासले पर रहने वाली लड़की जो इन दोनों की बातचीत डाइनिंग टेबल पर ही हो पाती थी या यूं कहीं गुजरते हुए। मगर शुरू से ही इनकी तरफ से लाशौरी तौर पर फिक्रमंद रहता था। वैसे वाकई तैयब तैयब हबीब का स्टेला बाई समझती थी, मगर जो भी था वो इस घर की मालकन बन गई थी। ये सफेद मुखल आने ने आशा के नाम कर दिया था और इसने कोई इतराज नहीं किया था। वो कानूनी तौर पर आने और हबीबुल्ला की असल वारिस थी। अगर कभी इस होटल के मामला में दखल देने लगे तो वो क्या करेगा? 20 साल की लड़की से इसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, मगर इसका मानना था कि इंसान का कुछ पता नहीं होता, लोगों का इतबार तो वैसे भी नहीं करता था। फिर कुछ अरसे गुजरा तो आज के गानों में ये भी लोगों की बातें पढ़ने लगी। आना तो बात में होश रहती थी, एक बहुत ही गैर सोशल थी इनकी तरफ से, इसको फिक्रमंद लगी थी। जब आशा भी उलझी रहने लगी, एक दिन सुबह इसने जहां को कहा कि शाम में वो इससे बात करना चाहती है, तो वो अच्छा कहकर निकल गया। पर अंदर से वो जरा बचा था। ताश की पंख बिखरने के लिए आने वाला चुमका अमूमन वहां आना था जहां से कभी उम्मीद नहीं की। अब इसने इस लड़की को अच्छे से संभालना था ताकि इसके लिए कोई मैदा न हो। इंसानों को काबू इनकी कमजोरियों से की जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मामले में दखल ना दें तो आप नामूस तरीके से इस शख्स की को इसकी अपने मामलात में उलझाव के मसरूफ करना पड़ता है। आयशा की कमजोरी इसका दीन था। वो बहुत मजहबी किस्म की मुसलमान थी। इसे याद था कि एक रोज वो सोती रहेगी, उसकी वजह छूट पिछले बागीचे में बैठ के कितनी रोई थी। तो इस शाम जब इसकी बात करने आई तो वो स्टडी कुरान खोले बैठा था। कुरान पढ़ने का जो वक्त इसे जेल में मिला था फिर दोबारा कभी नहीं मिला था। अब बस कभी कभी वो कुरान पढ़ता था। अब भी आशा को आई तो जहां ने इसके सुनने से पहले अपनी क्यूनी से शुरू की। वो जानता था कि आशिक के नज़दीक इंसाफ लेना ज़िंदगी मौत का मसला है। वो बहारे को इस चीज़ से सख्त बेजार थी। इसने सूरह हिजाब को ये उससे पूछने लगा, क्या अब वो जानती है कि सूरह हिजाब में आयत हिजाब क्यों उतरी और ये कि ये भी एक पहेली है? वैसे तो सूरत नूर में भी आयत हमारे है, मगर असल आयत हिजाब सूरत हिजाब में है। क्या वो ये पहेली हल कर सकती है? यह बात बहुत पहले इसने किसी स्कॉलर से सुनी थी। अलबत्ता इतने स्कॉलर का पूरा लेक्चर नहीं सुना था, इसलिए खुद नहीं जानता था कि इन दोनों चीज़ों क्या तशबीह है। मगर आशा अपना मसला भूल के इस बात पे अटक गई। इसके बाद जहां ने इसे अपने खिलाफ फैली खबरों और दुश्मनों के फैलावे हुए अफवाहें समझकर नजरअंदाज करने पर बहुत अच्छे से कायल कर लिया। आशा जब इसके बाद से उठी तो इसके जहन शकूक व शुबाब से खाली था। वो सिर्फ सूरह हिजाब की पहेली के बारे में सोच रही थी। वो रोज पिछले बागीचे में कुरान और एक कॉपी लेकर बैठ जाती और कलम से इस कॉपी पर खुदा जाने क्या क्या लिखती रहती। एक दिन आखिर इसने जहां को पहली भी अपने तौर पर हल करके बता दी। अब वो इसे दोबारा कैसे मसरूफ करे? खैर इसने हल निकाली। उस्मान शबीर की बीवी हलीमा जस्सी के बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। इसने आयशा को वहां भेज दिया और जैसे जैसे अपने इससे लोगों ढूंढ रही थी, वो रोज सुबह उधर चली जाती। बहारे अलबत्ता जाने से साफ इनकार कर दिया करती थी। आयशा को मसरूफ करने के लिए इसने ये
भी चाहा वो कॉलेज में दाखिला ले, मगर गांव छोड़ने की वजह से इन दोनों की तालीम साल ज़ाया हो गया था। सो वो दोनों मुसर थी कि अगले साल दाखिला लेंगी। फिर एक रोज़ इसने बहारे के साथ पास चाइनीज़ पज़ल बॉक्स देखा तो बहारे ने इसे बताया कि फन आशा को किसी चीनी बूढ़े ने सिखाया था। ये बात बहुत हौसला अफजा थी। इसने आशा को समझाया कि इसे ये बॉक्स दोबारा से बनाना कर बेचने चाहिए। इस मकसद के लिए काफ़ी दिक्कतों से इसने आशा के लिए वो अड्डे के जंगलों में लकड़ी काटने का परमिट बनवाया। बिलाखिर वो दोनों लड़कियां अपने कामों में इतनी मसरूफ हो गई कि इनके पास अब्दुर्रहमान पाशा के मामलात में मदालत का वक्त नहीं रहा। आशा तो जैसे अब इस पर शक नहीं करती थी। जो शख्स कुरान को इतनी गहराई से पढ़ता हो भला बुरा आदमी कैसे हो सकता है। चंद रोज मजीद आगे सर के हर काम निपटान देते हुए नशौरी तौर पर दिनों को गिनती जा रही थी। 5 फरवरी यानी इसकी बीवी के आने में कितने दिन रह गए? 10, 9, 8। फिर इसे यह एहसास होने लगा कि इसके बारे में फिक्रमंद भी रहने लगा है। हाँ ठीक है, इतने ख्याल तो इसे इस्तांबुल में करीम अपनी सकी माँ का भी है था। कोई इनके मुतालिक बाखबर रहा करता था और बार बार इनके बारे में पता करता रहता था। अब इसकी बीवी का भी हक था तो इसका ख्याल रखे। पाकिस्तान में एक तरह से वो फारग था, वहाँ हर वक्त गिरफ्तारी का खतरा नहीं होता था, लेकिन इस्तांबुल अपनी बीवी को हर मूवी पर नजर नहीं रख सकता था, मगर रखना जरूर जो इसकी निगरानी कर सके। हाशिम अल हसन का नाम सबसे पहले इसकी ज़हन में आया था। हाशिम इससे पहले भी इसके कई ऐसे काम कर चुका था। जहां फौरन से रब्ता करना चाहा तो उसकी बीवी ने बताया कि वो दुबई गया है। हाशिम छोटे मोटे जराइम में मबलूस रहने और इस्तांबुल में जेल रिकॉर्ड रखने के बाद यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं कर सकता था। पता नहीं दुबई में इसका कौन बैठा था, मगर वो इधर चला गया। अलबत्ता वहाँ भी इसकी कोई खास कमाई नहीं हो रही थी। शायद इसका बच्चा बीमार था और इसको काफ़ी रकम की ज़रूरत थी। जहां ने इसे बुलवा लिया, मगर हशाम ने अबू ज़ैबिया से अपनी फ़्लाइट पर आने का कहा और ये फ़्लाइट जो हया और इसकी दोस्त को लेनी थी। वो चाहता था कि हाशिम एयरपोर्ट पर इसे सफ़ेद फूलों को गुलदस्ता पहुंचा सके। ये इसलिए था ताकि हया इन सफ़ेद फूलों को भेजने वाले को ना भूले, मगर ये ना हो सका। हाशिम ने वापस आकर से बताया कि जब वो फ़ोन पर बात कर रहा था तो वो लड़की इसके पास कार्ड डालने का तरीका पूछने आई थी। इसे में वही इसको चंद मिनट बाद फूल ला कर दे, ये ठीक नहीं था। हाशिम की बात सुनकर जहां एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। जिंदगी में हर चीज फिर अपनी प्लानिंग से तो नहीं होती ना। 5 फरवरी को हया ने आना था और इसी सुबह एक सरप्राइज के ऑफिस में इसका मुस्तैद था। तैयब पाशा वो वापस आ गया था। जाने वो कैसे फरार होकर वापस पहुंचा था, मगर वो बहुत बुरे हाल में था। इस्तांबुल में इसके दुश्मन बढ़ गए थे। वो इनसे बचने के चक्कर में बिल्कुल किसी मफरूर मुजरिम की तरह खाना बंदोशी की जिंदगी गुजार रहा था, और जहां से ऐसा बदगुमान भी था कि इसने इसकी कोई मदद नहीं की। पाशा बे बार बार यही कह रहा था कि जहां ने इसे धोखा दिया है। वो इसकी दूसरी शिनाख्त से भी वाकिफ था, क्योंकि बर्गर किंग इसका रेस्टोरेंट था जहां हालात खराब होने की सूरत में जहां चलाया करता था। अब इसका असरार था कि जहां और इसकी एजेंसी अपना वादा पूरे करे और इसे अपने खानदान समेत किसी दूसरे मुल्क से सेटल करवा दे। जहां जानता था कि एजेंसी ये करवा देगी, मगर फिर भी वो चाहता था कि पाशा बे जरा सब्र करे। मगर पाशा बे को बहुत सा पैसा और नई जिंदगी बहुत जल्द चाहिए थी। वो बहुत लड़ झगड़ कर वहां से गया तो वो फिरनी लेकर इस्तांबुल आ गया। बर्गर किंग और होटल ग्रैंड ये दो वाहिद जगह थी जहां पाशा बे इससे मिलने आ सकता था, और इसी झगड़े को वो बर्गर किंग पर करने का मुतहम्मिल था, मगर होटल ग्रैंड पर नहीं। मम्मी से वो आज मिला था और इसके आने पर हंस धोकर बहुत खुश था, मगर ज्यादा खुशी अपनी भतीजी के आने की थी। वो जाती ख्याल था कि सलमान मामू की बेटी इतनी जल्द खुद तो इनसे मिलने नहीं आएगी। मगर अगले ही दिन वो जब किचन में खड़ा मम्मी का कैबिनेट जोड़ रहा था तो इसका फोन बजा। जहां ने फोन निकाल कर देखा, इसका जीपीएस ट्रेस था जो अगर इसकी हदूद में आता तो बजने लगता, यानी अगर इससे एक फासले तक वो आएगी तो ट्रेस जहां को इत्तला दे देगा। ये इसने इसलिए रखा था कि अगर कभी वो किसी खास मेहमान के साथ किसी जगह मौजूद हो और इसी जगह इतफाकिया या गैर इतफाकी तबक़िया आ जाए तो वो बर वक्त इत्तला पा ले। इस वक्त इसका ट्रेसेस बता रहा था वह इसके करीब ही है, और जिस सड़क पर वो है वह जहांगीर को ही आती थी। वो दूसरे ही दिन इसके घर आ रही थी। वेरी इंस्टेंट। इसने मम्मी को कुछ नहीं बताया, मगर फिर अपने घर सफ़ेद फूल जरूर मंगवा लिए। वो इसे जरा सताना चाहता था। जिस लड़की के लिए वो इतना सा ख्वार हुआ था, इसे थोड़ा सा ख्वार करने में क्या ख्वाहिश था। चलो देखते हैं कि वो कैसा रद्द-ए-अमल देती है। घंटी बजी तो इसने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। पहली दफ़ा बतौर हाल जहाँ सिकंदर के मिल रहा था और आज भी स्याह रंग में मबलूस थी, इस रात की तरह जब वो इसके घर गया था। जरा नर्वस, उंगलियां चिपटाती हुई इसके जूतों का रोज सारा
वक्त दरवाजे की समझ ही रहा, जैसे वो वहां से भागना चाहती हो, जैसे वो अपनी मर्जी के बगैर अचानक वहां आई हो। और इससे इसी खुश तरीके से मिला जैसे वो अपने मामू की बेटी से मिल सकता था, जैसे इसे मिलना चाहिए था। फिर भी इसे उम्मीद थी कि इसके कौन है याहिर। सलमान कहने के जवाब में वो शायद कह दे कि तुम्हारी बीवी और कौन, मगर वो बहुत नर्वस और उलझी उलझी लग रही थी। और जहाँ से तो इतनी मोहलत तहलीफ थी कि वो फिर से बददिल होने लगा है। पता नहीं क्या बनेगा हमारा। मम्मी इससे मिलकर बहुत खुशी होना भी चाहिए था, मगर सारा माहौल तब तब्दील हुआ जब वो इसे अपने बाप और ताया वाली जफरिया टून में इनको एहसास दिलाने लगी कि वो रिश्तेदारों के साथ बिना कर नहीं रखते। वो ज़ाहिर काम करते हुए सब सुन रहा था। गुस्सा आया, वो अफसोस भी हुआ, अगर मम्मी सामने न होती तो फिर उसे बताता कि किसने क्या क्या रिश्ते तोड़ा था। फिर से लड़की 90 के आदमी वाले ताल्लुक का पूछा, ये तो वो नहीं जानती थी या फिर जफर करने का कोई और बहाना था। इसने अंदर मजीद तलखी बढ़ती कि वो शायद वाकई ये रिश्ता नहीं देखना चाहती थी। पहले इसका इरादा महज फूल भेजने का था, मगर इस सारी तल्ख गुफ्तगू के बाद जब वो फूल लेने गया तो दाखिली दरवाजे के अंदर की तरफ रखे स्टैंड से कलम का उठाए और मोटे गत्ते के गिरु सिरे लिखने के पेट पर वैलेंटाइन का पैगाम लिखकर अंदर भेज दिया। ये इसका तरीका था बदला लेने का। और वो बीवी जैसे वहां से भगना चाहती थी, एक मिनट नहीं लगा, खाना भी अधूरा छोड़ा और चली गई। अपने कमरे की खिड़की से वैसे सख्त जाता देखता रहा जब तक सड़क पर दूर न चली गई। बाद में मम्मी बहुत खौफ हुए, अपने बेटे और इसके अंदर का अंदाज को बहुत अच्छी तरह जानती थी, मगर वो इनकी सरतश और सारी खफी को सुनी अनसुनी कर गया। इसे लगा इसे सलमान मामू की बेटी के साथ यही करना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में इसे पता नहीं क्यों अफसोस होने लगा। इसमें इजाफा तब हुआ जब अम्मी ने फातिमा मामी से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि हया को इसके दोस्त अचानक ही वहां ले गई थी। इस वक्त जल्दी में थी। बाद में तसल्ली से इस हफ्ते किसी दिन आएगी तो हाइफ वगैरह इसलिए नहीं ला सकी। सो वह मगरूर लड़की अपनी मर्जी से वाकई नहीं आई थी। खैर अब क्या हो सकता है, वो आजकल अस्पतालिया स्टेट में ही था। ये गली माफिया राज के लिए खासी मशहूर थी। छोटे बेकारी बच्चे भीख मांगने के बहाने सियाहों के करीब आते और पर्स छिपट कर भाग जाते थे। इन बच्चों से लेकर ड्रग्स बेचने वालों तक सब आर्गी क्राइम का हिस्सा थे। बर्गर किंग तैयब हबीब का था, मगर इसका इंतजामी जहां ही संभालता था। जब इसे गैर माफिया होना पड़ता तो यही आकर छुप जाता था। अगर आकर छुप जाता किचन में खड़े होकर आम से होलिये में सारा दिन चंद वर्कर्स के साथ काम करते हुए ये अंदेशा कभी ना था कि कोई अलादार का बंदा इसे वहां आकर इसे बचा लेगा। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर था, इतना बड़ा कि इंसान इसमें गुम हो जाए। सो ये ताश के पत्तों के सारे घर बहुत अच्छे से चल रहे थे और इसका इरादा इस दफा हया के अपने घर आने पर इससे मिलने का था, ताकि वो जरा तमीज से बात करके आगे पीछे रवैये की माजरत करे। मगर इससे पहले पाकिस्तान से कॉल आ गई। पाकिस्तान की काल तो हुक्म का दर्जा रखती थी, ऐसा हुक्म जिस पर आंखें बंद करके अमल करना होता था, चाहे अब मर भी रहे हैं। आर्डर आर्डर होता है। अब इसे क्या क्या हाँ किया जगह कैसे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद आना था, वीकेंड तक वो वापस आ जाएगा। कोई एम ब्रीफिंग थी, अब जैसे तरह अभी आए फौरन आए। इस सर पर इसने अपना ड्रेस चेक किया तो हया टाकस के करीब ही थी। गोरलेस बस इसे टाकस से ही उतारती थी। वो कौंसिल का सारा शेड्यूल नेट से देखकर हिफ्ज कर चुका था, यानी अभी वो टाकस पर उतरेगी। अगर वो वहाँ इससे मिल ले और वीकेंड पर गाने आने का कह दे तो वो इसकी मौजूदगी में ही आएगी। अगर गैर मौजूदगी में आती तो अब्बा का कुछ रोशन आता। वो जानते थे कि वो पाकिस्तान जाता है और वो अलादार भी जाता तो वो भी इनकी ज़बान पर इसलिए वो इस गालियों और लानते ही होती थी कि वो पाकिस्तान क्यों जाते हैं। वो नहीं चाहता था कि या ऐसी कोई बात सुने, इसलिए इस बरसती बारिश में वो इसके लिए टाकस आया। और चूंकि इससे मिलकर वो फिरली लेकर अलादार चला जाएगा, तभी इसने अपने ब्रीफकेस में साथ रख लिया। इस वक्त वो मुकम्मल एग्रीट्यूट लग रहा था। वो अभी हया को अपना यही कौर बताना चाह रहा था कि वो बुक अड्डे का एक होटल में काम करते हैं, बल्कि किंग वाली बात इसे नहीं बताएगा, इसने तय कर रखा था। जब वो मेट्रो की सीढ़ियों पर थी तो जहां ने इसे दूर से लड़खड़ाते हुए देखा, तब इसने इसकी एक तस्वीर खींची। कभी बाद में वो इस पर तस्वीर दिखाएगा कि हाँ वो इस वक्त भी इसके साथ था जब इसकी जूती टूटी थी, और इसे पसंद करे या न करे वो इसके साथ था। अंदर ट्रेन में वो इत्तफाकिया तौर पर इससे मिला और पहली मुलाकात इसने हया को वीकेंड पर घर आने को कहा, और इसके इस रवैये पे हैरान थी, खुद भी हैरान था। अलबत्ता इस सारे में इस एक चीज़ इसे मुसलसल डिस्टर्ब कर रही थी कि मेट्रो में कुछ लोग मुड़ मुड़ कर इसकी बीवी को देख रहे थे। बात सुर्ख कोट की नहीं थी, बल्कि बात गहरी की सुर्ख लिपस्टिक की थी, मगर शायद वो नहीं जानती थी कि गहरी लड़की जमा सुर्ख कोट जमा गहरा मेकअप बराबर के मेकअप
बराबर किसी के इस्तेमाल में। और सुरहील भी तो थी, वो टूटे हुए जूते के साथ बैठी थी और ऐसे ही चलकर मार्केट जाए तो ये फिर लानत है जहाँ सिकंदर पर। सारी बातें एक तरफ हो, नंगे पांव पूरे इस्तेमाल में पैदल चल सकते हैं मगर हिया नहीं। इसने फौरन अपने जूते उतार दिए और पहले से ज्यादा हैरान थी। अब की बार वो हैरान नहीं था, ऐसे ही तो ऐसे ही सही रिस्पॉन्ड में इसने यूं ही मजाकन इसके कोट का हवाला दिया ताकि वो वापस जाकर किसी से इसके बात का मतलब पूछे और आइंदा इस तरह का न पहन कर बाहर ना निकले। मगर सारी गड़बड़ तब हुई जब कॉफी का कप लम्हा तक ले जाते हुए इसने हिया को अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में इस्तफार करते सुना। कॉफी का बाप ने लम्हे भर को इसके चेहरे को डांप दिया था, वो एक सेकंड में ही समझ गया, मगर वो सेकंड बहुत भारी था। अगर इस वक्त उसका चेहरा देख लेती तो एक पल में ना लगता से जानने कि इसके सामने बैठा गधा ही अब्दुर्रहमान था। गधा ही तो था कि वो जान ही ना पाया कि इसकी बीवी इसके कोर्स से वाकिफ है। मगर कैसे जानती थी? इसने बलखसूस इससे अब्दुर्रहमान पाशा का क्यों पूछा? वो अंदर तक गड़बड़ा गया था और बात को इधर उधर घुमाते हुए शायद लम्हे भर को ज़हनी तौर पर इतना उलझ गया कि बिल की फाइल में अपना क्रेडिट कार्ड रखते हुए ये ख्याल न कर सके कि इस पर अब्दुर्रहमान पाशा लिखा था। ये हादसा तब आया जब इसने हिया को गुस्से से अपने मुल्क की हिमायत करते हुए फाइल की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। अल्लाह अल्लाह, आज का दिन ही खराब है। इसी वक्त करीब से दो वेटर्स एक साथ गुजर रहे थे। मेजों की मेज पोस्ट जमीन पर तक गिरी थी। ऐसे ही जब इसने अपने ब्रिगेड्स के साथ रखी छतरी को रास्ते पर जरा सा सरका तो इसकी हरकत ना हिया ने देखी ना ही साइज उठाते वेटर ने। वो नीचे से सब कुछ लुट गया। इस सारे में हिया को बिल वाली बात भूल गई। इसने बहुत आराम से क्रेडिट कार्ड निकाल कर करेंसी नोट रख दिए। हाँ, मगर हिया का हाथ जला था और पता नहीं क्यों तकलीफ इससे हुई थी, लेकिन वो अपनी हाथ से आगे नहीं बढ़ सका था। और पता नहीं वो इसके बारे में कितना जानती थी, कहीं वो इसके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही थी। इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन था। यही जानने के लिए इसने वापसी पर हिया से कहा कि वो कचरा ठीक से गटने पर लगाए, क्योंकि इसकी कोर स्टोरी में जोल है। इसने कोर स्टोरी के अल्फाज कहते हुए बगौर हिया का चेहरा देखा, क्योंकि कोर स्टोरी जासूसी ही बनाया करते थे और अगर वो कुछ जानती थी तो इस बात पर जरूर चूकती, मगर वो नहीं चूकी थी। इसे जरा इत्मीनान हुआ, इतना मशहूर नहीं था कि बाहर से आने वाले कोई सियाह पहले ही रोज इससे जान ले। मगर शायद इसने किसी ऐसे शख्स से अब्दुर्रहमान पाशा का जिक्र सुना हो जो इसको जाती तौर पर जानता हो। बहरहाल पहले इसने सोचा था और अब इसे कहने के वलदार में काम करते हैं, मगर अब ये खतरा वाली बात थी जो इसने दूसरे को ढूंढा था। वह बेचारा दस्तकारिया स्टैंड का एक मामूली सा रेस्टोरेंट ओनर था। हिया ने यकीन किया पाकिस्तान जाने से कबल वो मम्मी से कह कर गया था कि अगर वो इसकी गैर मौजूदगी में आ जाती है तो वह इसे अब्बा से मिलने मत दे। मगर वो बहुत ताकीद करके गया था। फिर पाकिस्तान जाकर वो ज़रा मसरूफ़ हो गया और यह मुमकिन नहीं था कि वो आराम वो इरम के पास जा सके, मगर वो डोली को इरम के पास वह भेजना चाहता था। इसलिए इसने एक प्रोफेशनल को इस काम के लिए भेजा। इसमें मालूम था इरम ज़रूर फ़ोन करके हिया को बताएगी। वो सिर्फ ये चाहता था कि हिया इसे न भूले। कहीं दूर दराज इनको ये इंसरकोटी थी कि वो इसे भूल जाएगी और हियाल के दिल जैसे हारी हो जाता था। वीकेंड पर वो वापस आ गया। अब ये एयरपोर्ट के रास्ते में था पुराने शहर में जब हिया का फ़ोन इसके फ़ोन पर आ गया। वो इनके घर आ रही थी। वो पता नहीं क्यों ज़रा मसरूर हुआ। इसे अच्छा लग रहा था कि वो इनके घर आ रही है, लेकिन जब तक वो पहुंचता वहाँ एक नागुशगवार वाक़या रोनुमा हो चुका था। कितनी दफ़ा वो कह कर गया था कि अब्बा को इसे मिलने मत देना, मगर मम्मी भी तो इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। इसे सख्त गुस्सा अफसोस हुआ था। पता नहीं अब्बा ने क्या किया, क्या कहा होगा। वो अक्सर पाक साबिया का जिक्र करते जिसको इन्होंने मारा था। मम्मी इनकी बातों को पागलपन का मजमू करती थी। अलबत्ता वो इसको पस मंज़र जानता था, इसलिए इसको तकलीफ होती थी। अलबत्ता कोई दूसरा इनकी बातें से खटक भी सकता था। हिया शायद अब्बा के बारे में नहीं जानती थी। हाँ, मामू ने इस बात को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। सो इसने घर की पुरानी सुड़ियों में बैठे हुए हिया को अब्बा के बारे में बहुत कुछ विचार बता दिया और यह भी कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। बात ठीक भी थी और वह मम्मी और अब्बा इकट्ठे पाकिस्तान कभी नहीं जा सकते थे, मगर वो जानता था कि वो इसके अल्फाज की बेहरियाँ नहीं पकड़ सकती। मगर इस वाक़ये ने सारा मूड बर्बाद कर रख दिया था। फिर भी वो जाते हुए हिया से कह कर गया था कि कहवा खाना ज़रूर खा कर जाए। पिछली बार भी वो नहीं खा कर गई थी। वो इसका दावा करना चाहता था। यहाँ को वहीं छोड़कर वो लतार चला गया। होटल जाने के बजाय सीधा अपने कमरे में आया ताकि ज़रा हुलिया ठीक करके बाहर निकले। तब ही आयशा ने दरवाज़ा खटखटाया और इससे बात करना चाहती थी। जब बोलना शुरू किया तो इसकी खुशगुमानी के इसने आयशा को अपने काम में मसरूफ़ कर दिया हुआ है उड़ गई। ये लड़की वक्तन इसके लिए मुसीबत खड़ा करना चाहती थी। क्या पाशा बे तुम्हारे खातम से कोई राब्ता है?
میں نے تو پچھلے برس سے اسے نہیں دیکھا، اس نے چارے اچھلا کر لاپرواہی سے کہا۔ چند لمحے تک لبیتی دیکھتی رہی، پھر ایک دم زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس سے عائشہ سے یہ امید کبھی نہیں تھی۔ لمحے بھر کر وہ خود بھی اسٹان میں رہ گیا۔ 115 خبر، تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو، تم نے خود اس کو نکالا ہے۔ مجھے قبری خانم کے بیٹے نے بتایا ہے، کچھ دن پہلے وہ تمہاری آفس میں آیا تھا، تم دونوں جھگڑا رہے تھے۔ تم جانتے ہو اس کی وجہ سے آنے کتنی تکلیف میں ہو، تو پھر بھی ان کو دکھ دے رہے ہو۔ ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ پاشا زندہ ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی، اپنی سرخ پڑتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا رہی تھی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت دکھ گیا تھا اور وہ جیسے سب کر کے ذرا زیادہ ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں رہا، اب تم ہماری زندگی سے دور کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ تم کس دن سارا مال سمیٹ کر دور چلی بھی جاؤ گے، میں جانتی ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آنے اور وہ کتنا ہارٹ ہوں گی۔ اور میری بہن، اس کی آواز میں دکھ کی جگہ اسے نے لے لی، میری بہن سے بے تکلیف مت ہوا کرو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہارٹ ہو۔ سنا تم نے؟ وہ سر ہاتھ کی شدت سے عادت اٹھا کر تدمیر کرتی ہوئی بولی۔ جہاں نے اسی کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، ابھی اسی وقت نکل جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔